गाइस, पिछले वीडियो में हमने ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ जाना और ये भी कि उनसे एक तरह की रेडिएशन निकलती है जिसे कि हम बोलते हैं हॉकिंग रेडिएशन। तो आज के इस वीडियो में हम उस हॉकिंग रेडिएशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। गाइस, हम ये तो जानते हैं कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके चारों तरफ जो भी चीज़ है वो उसे निगल लेगा। उसकी भी एक सीमा होती है जिसे कि हम बोलते हैं इवेंट हॉराइजन। मतलब अगर कोई चीज़ इस इवेंट हॉराइजन के बाहर है तो वो सेफ है, पर अगर कोई चीज़ इस इवेंट हॉराइजन को पार कर गया तो इसका मतलब वो वापस नहीं आ सकता। अब थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में किसी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट का एंट्रोपी हमेशा सेम रहता है या फिर वो बढ़ता जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस ब्रह्मांड में कोई आइसोलेटेड चीज़ का एंट्रोपी बढ़ने के बजाय घट जाए। अगर आपको नहीं पता कि ये एंट्रोपी क्या है तो मैं आपको बता दूं, एंट्रोपी का मतलब होता है लेस ऑर्डर या डिसऑर्डर। मतलब कोई चीज़ जितनी लेस ऑर्डर्ड होगी उसका एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल से समझते। मान लो आपके पास एक किताब है, तो अगर मैं उस किताब के पन्नों को फाड़ कर फैला दूं तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पन्ने अब पहले की तरह ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं रहे। वैसे ही अगर कोई ग्लास टूट कर गिर जाए तो भी उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कांच के टुकड़े पहले की तरह ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं रहे। पर ब्लैक होल्स को देखकर लगता है कि वो इस लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्लैक होल्स के अंदर नहीं देख सकते तो हम ये बता नहीं सकते कि उसकी एंट्रोपी कितनी है। मतलब ब्लैक होल अगर कोई नई ऑब्जेक्ट को निगलेगा तो हम बाहर रहकर ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उसकी एंट्रोपी बढ़ी है या कम हुई है। तब साइंटिस्ट जेकब विकेंस्टीन सामने आए और उन्होंने एक सुझाव दिया कि ब्लैक होल्स की इवेंट हॉराइजन का साइज ही उसकी एंट्रोपी का मेजरमेंट है। मतलब अगर ब्लैक होल कोई नई ऑब्जेक्ट को निगलेगा तो उसकी इवेंट हॉराइजन का साइज भी बढ़ जाएगा और साथ ही उसका एंट्रोपी भी बढ़ जाएगा। इस सुझाव ने हॉकिंग्स के एक बड़ी परेशानी को तो सुलझा दी, पर इसके साथ साथ और भी परेशानियों को भी बढ़ा दिया। क्योंकि अगर ब्लैक होल्स के पास एंट्रोपी है तो इसका सीधा मतलब है कि उसके पास टेम्परेचर भी होगा और रेडिएशन भी होगा, क्योंकि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है तो वो रेडिएशन भी ज़रूर एमिट करेंगे। हमारे चारों तरफ हर चीज़ रेडिएशन एमिट करते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। स्पेस में कोई जगह खाली नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि उसमें मौजूद ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इत्यादि ज़ीरो है और समय के साथ उसका चेंज भी ज़ीरो है। पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हम किसी चीज़ का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ एक्यूरेटली नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर होता है। अब स्पेस में फील्ड्स का वैल्यू और समय में आए चेंज एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर होता है, जिसे कि क्वांटम फिजिक्स में हम क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि स्पेस में हमेशा मैटर और एंटी मैटर एक जोड़े के रूप में मौजूद होते हैं, जिसे कि हम वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं। ये बनते हैं और कुछ समय बाद वापस टकराकर नष्ट हो जाते हैं और प्योर एनर्जी रिलीज करते हैं। तो क्या हो कि अगर ये वर्चुअल पार्टिकल्स इवेंट हॉराइजन के पास बने तो तब क्या होगा कि इसमें से जो एंटी मैटर वाला पार्टनर है वो ब्लैक होल्स के अंदर खींच लिया जाएगा और जो मैटर वाला पार्टिकल है वो बाहर निकल जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एंटी मैटर वाला पार्टिकल ही क्यों ब्लैक होल्स के अंदर जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एंटी मैटर का चार्ज होता है नेगेटिव। मतलब ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाता, पर मैटर का पार्टिकल आराम से निकल जाता है। और अगर कोई ऑब्जर्वर ब्लैक होल के बाहर खड़ा है तो उसे लगेगा कि ब्लैक होल रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, जिसे कि हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि हॉकिंग रेडिएशन को अब तक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया गया है, क्योंकि ब्लैक होल जितना बड़ा होगा उसकी रेडिएशन एमिशन भी उतनी ही कम होगी, तो उससे निकलने वाले रेडिएशन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में घुल मिल जाएगा, तो हम उसे मेजर नहीं कर सकते।
पर हमें अगर किसी ब्लैक होल के हॉकिंग रेडिएशन को मेज़र करना हो, हमें एक एटम के साइज़ का ब्लैक होल बनाना पड़ेगा, तब जाकर उससे इतनी रेडिएशन एमिट होगी कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट से उसे मेजर कर सकें। अगर आपको इस वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए